तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज मैं लास्ट वीडियो लेकर आया हूं। और आज मैं जो वीडियो लाया हूं, मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए मैं सोचा कि लास्ट ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बना ही दिया जाए ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। तो लास्ट वीडियो आपके लोग के लिए लेकर आया हूं और बिल्कुल इस वीडियो को देख के जाइए। और बिल्कुल कल 1 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है और बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल आप बेहतर से बेहतर नंबर लाइएगा। मुझे यकीन है कि आप पूरा वीडियो वॉच करके जाएंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम में 4 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव आज का मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एक एक बारीकी से मैं समझाते हुए चलूँगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाना है और अच्छे से वॉच करके जाना है। इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और पूरा वॉच करते हुए जाइए। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि 10 नंबर दिखाई दे रहा है कि प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या होता है। यौनावस्था के बाद क्या आता है। देखिए इसका मतलब होता है क्या कि आप उस एज में चले गए हैं जहाँ से प्रजनन क्या होती है, स्टार्ट होती है, मतलब उस फेस में चले जाते हैं। तो देखिए पहला किशोरावस्था होता है, उसके बाद यौनारंभ अवस्था आता है कि यौनारंभ अवस्था में ही प्रजनन स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है क्या, कायिक अवस्था। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रजनन अवस्था। तीसरा दिया है प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, मैं पहले ही बताया था कि प्राणियों में जो यौनावस्था के बाद क्या आता है, प्रजनन अवस्था। मतलब यहीं से क्या होता है, प्रजनन की शुरुआत होती है। यौन अवस्था के बाद ही क्या शुरुआत होती है, प्रजनन की शुरुआत होती है। बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत 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 एग्ज़ाम का VVI क्वेश्चन है और इसकी चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ ही जाए। इसलिए बड़े ध्यान से उसको एक बार याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है। तो पहला ऑप्शन है युग्मक जनन पहले होता है, उसके बाद समयुग्मन, उसके बाद भ्रूण और उसके बाद यह है युग्मनज। तो दूसरा ऑप्शन दिया संयुग्मनज, समयुग्मन, और दूसरा है युग्मक जनन, युग्मनज, भ्रूण जनन। तीसरा है युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मनज और भ्रूण जनन। तो देखिए मैं इसका राइट बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले होता है युग्मक का निर्माण, जिसमें युग्मक जनन सबसे पहले होता है। युग्मक जनन मतलब क्या, युग्मक का निर्माण, अंडाणु बने या शुक्राणु बने, अंडाणु बने या क्या बने, शुक्राणु। तो यहाँ से एक प्रश्न मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अंडाणु बने या शुक्राणु बने, उसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। सुनिए, ये एग्जाम में पूछ देता है अंडाणु कैसे होते हैं, तो अंडाणु होते अगुणित, या शुक्राणु भी कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडाणु क्या है, तो अगुणित है। शुक्राणु क्या है, तो अगुणित है। और इसमें गुणसूत्र संख्या पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है 23 होता है। अंडाणु में भी 23 होता है और शुक्राणु में भी गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 23। और ये दोनों कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है बाबू, युग्मक जनन सबसे पहले होता है। और युग्मक बनने के बाद अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या बनाते हैं, युग्मनज। और युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये युग्मनज क्या होता है, तो युग्मनज ध्यान से सुन लीजिए। युग्मक में शुक्राणु और अंडाणु दो टकराते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज कैसे होते हैं, तो द्विगुणित होते हैं। एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो याद कर लेंगे आप लोग, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज। और युग्मनज क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और इसमें गुणसूत्र संख्या कितना होगा, 46। बिल्कुल याद रखना है। यहाँ से अगर 45 हो जाए तब भी गलती, अगर 45 हो जाए तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। अगर 47 हो जाए तो यहाँ से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर 46 रहना चाहिए। अगर इससे 45 हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम, 47 हो जाए तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है सी नंबर। बिल्कुल करेक्ट है, भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक मटर के पौधों में 400 बीज निर्माण में और सूत्री विभाजन कितने किया जाता है, 400, 500, 600, 800। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है, इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 500। बिल्कुल नहीं भूलना, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 500। बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का उपभोग किसके बीज में होता है। पहला है नारियल,
अरंड, मटर, मक्का। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? मटर है। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये देखिए, ये क्या है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा है, सेब है, नारंगी है, लीची है। तो इसका राइट आंसर होने वाला सेब। और इसके साथ साथ एक और याद रख लीजिए, स्ट्रॉबेरी। इसके साथ साथ एक और क्या याद रख लीजिए? स्ट्रॉबेरी। और ये झूठे फल के उदाहरण है। एक बात देख लीजिए, झूठा फल के उदाहरण, ये झूठा फल जिसको बोलते हैं क्या, कि इसका निर्माण अंडाशय से न होकर किससे होता है? पुष्पासन से। इसीलिए इसके उदाहरण क्या है? सेब। और स्ट्रॉबेरी भी भूलना नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगला सुनो, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्ट्यूल। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? एटीपी। किसको? शुक्राणु को। और एटीपी की सहायता से वो क्या करता है? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। अब ये भी ध्यान रखिए, गति करवाने में कौन मदद करता है? तो पूंछ। कौन जी? पूंछ। सुनिए, काम बता देता हूँ। शुक्राणु के मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एटीपी दिया और गति कराने में मदद किया। और पूंछ क्या करता है? तो पूंछ क्या करता है? शुक्राणु को गति करवाने में क्या करता है? मदद करता है। एक और बता दूं, उसके सबसे अगले हिस्से को एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है? ये एक्रोसोम जाता है अंडाणु के पास, तो अंडाणु के जो कवर किए रहते हैं उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो उस जोना पेलुसिडा को चीरने में मदद कर, फाड़ने में मदद कौन करता है? एक्रोसोम। और आसानी से अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। कौन? शुक्राणु। तो इसलिए बड़े ध्यान से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, किसी श्रावण में फ्रुक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? नर सहायक ग्रंथि में, यकृत में, अग्नाशय में, लार ग्रंथि में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या चीज़? नर सहायक ग्रंथि में क्या होता है? बिल्कुल नहीं भूल। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? नर सहायक ग्रंथि में ही क्या मिलता है? फ्रुक्टोज मिलता है, कैल्शियम मिलता है और एंजाइम मिलते हैं। बिल्कुल भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु बनता है, कि शुक्राणु बनता है, कि वीर्य बनता है, कि युग्मनज। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। एक बात और बता दूं, जो युग्मनज दिखाई दे रहा है ना, मादा युग्मक और नर युग्मक, ये कैसे होते हैं? अगुणित। कैसे होते हैं? अगुणित होता है, अभी मैं बताया था। और युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। भूलना नहीं है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। और ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत बहुत। अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है क्या? गर्भाशय। नहीं नहीं, ये मादा में पाया जाता है। भग, ये भी मादा में पाया जाता है। लेबिया मजोरा, ये भी मादा में। तो इसका राइट आंसर क्या होने लगा है? कापर ग्रंथि जो होता है वो किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होता है? अंडाशय से, वृषण से, यकृत से, अमाशय से। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होने वाला वो है वृषण। और वृषण से ही नर हार्मोन की क्या होती है? उत्पत्ति, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? वृषण से होता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या चीज़? वृषण में पाया जाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु जनक कोशिका का, और ब्लास्टोसिस्ट का। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है एक्रोसोम में अभी पहले ही बताया था, जो कि मानव शुक्राणु के सिरा का भाग है, जो जोना पेलुसिडा को चीरने में क्या करता है? मदद, जिसके कारण अंडाणु के अंदर शुक्राणु आसानी से क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। ये पहले ही इसके बारे में चर्चा किया था, भूलना नहीं है। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ महिला जो पूरे जीवन काल में कुल अंडे संख्या कितनी हो? 4000, 440, 365। तो देखिए, इसका राइट आंसर होने वाला 400।
अब आप कहेंगे सर क्यों, तन 400 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बाबू देखो हम लोग पास समय तो है नहीं एक्सप्लेन करने का, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं बता दूं कि हर मंथ एक ही अंडा मैच्योर होता है। बनने के लिए तो मिलियन में, देखिए जब हम कोई भी बच्ची जो होती है ना, जो गर्भ में रहती है उसी समय अंडाणु बनने लगता है। लेकिन परिपक्व कब होता है, जब 12-13 साल की हो जाती है तब ये परिपक्व शुरू होता है। 12-13 साल के हो जाए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस समय। और हर मंथ में कितना अंडा निषेचित होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व अंडा हर महीने में एक ही होता है। तो आप सोचो कि 12-13 साल में शुरू हुआ और हर मंथ में एक ही अंडा परिपक्व हो रहा है, तो पूरे एक साल में कितने होगा, 12। तो तुम खुद से सोचो ना भाई कि 45 साल के बाद क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। तो 45 का 400, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली कौन है। माला डी है, माला एन है, सहेली है, सभी है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है इनमें से सभी। मतलब माला डी भी है या माला एन है या सहेली, ये तीनों क्या हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन रोकने का शल्य विधि क्या है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर तो सभी होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। वैसेक्टोमी एग्जाम में अगर पूछ दे दो मैं तो क्या बताएंगे। वैसेक्टोमी ये नर में होता है, किस में होता है, नर में। इसको नर नसबंदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नर नसबंदी के नाम से जानते हैं। इसमें शुक्रवाहक नलिका को काट के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, ये मादा में होता है। किस में होता है, मादा में। इसको मादा नसबंदी के नाम से क्या करते जानते हैं, इसमें फैलोपियन नलिका को काट के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए 9 मंथ पूजने से पहले ही गर्भ को क्या, गर्भ समाप्त कर दिया जाता है। जो गर्भ में शिशु पल है उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब उसका कई रीजन हो सकते हैं, मैं रीजन अभी चर्चा नहीं करूंगा, समय नहीं आप लोग पास, बस याद रख लीजिएगा सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। पहला है टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिक। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है क्या चीज़, सिफिलिक। सिफिलिक ऐसी बीमारी है जो कि यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है, यौन संचारित रोग है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। 1851, 1972, 1921, 1951। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, 1951। में पहले भी इसके बारे में चर्चा किया हूँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा या जनसाधारण स्वास्थ्य का अच्छा हो जाएगा, इनमें सभी। देखिए इसका राइट आंसर होने वाला प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय निश्चित है कि कम होगा। क्या होने वाला है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल क्या होगा, कम होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट भी और आसान भी है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच किस बीमारी का पता लगाया जाता है। एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेंटल वार्ड्स है और कैंटिकोराइड है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है हेपेटाइटिस बी है। इसका राइट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। पहला क्लोटिंग टेस्ट, एमिनोसिंथेसिस, इरिथ्रोब्लास्टिस और एंटियोग्राम। तो इसका राइट आंसर है एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस के द्वारा लिंग भी जांच किया जा सकता है या गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी बीमारी की भी जांच हो सकती है कि कोई बीमारी तो है नहीं। आनुवंशिक रोग का भी पता लगाया जा सकता है, लिंग का भी जांच किया जा सकता है। इसका 2 नंबर में परिभाषा पूछ देगा, ध्यान से सुनने होंगे तो आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। GIFT, IVF, IUCD, ICSI। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ICSE, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये क्या है, जन्म नियंत्रण की विधि है। कैसी विधि है, जन्म नियंत्रण की विधि है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्पल टी रोकता है किसको, निषेचन को, ओवुलेशन को, यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, निषेचन को। कार्पल टी किसको रोकता है, निषेचन को रोकता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। फ्लू है, पोलियो है, एड्स है, इनमें सभी है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या है, इनमें से सभी। ये सब के सब तीनों बीमारी किससे होने वाला है,
विषाणु जनित रोग हैं। कैसे रोग हैं? विषाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में कमी आएगी, खनिज पदार्थ में कमी आएगी, जमीन में कमी आएगी। सभी बात तो सही है, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो जमीन में भी कमी आएगी, खनिज पदार्थों में भी कमी आएगी, आय में भी कमी आएगी। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सब के सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए बड़े ध्यान से देखा करिए। अगला यौन संचारित रोग क्या है? खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, टाइफाइड है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है बाबू? गोनोरिया। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गोनोरिया। बिल्कुल नहीं भूलना, इसका राइट आंसर होगा गोनोरिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है क्या? 23%, 20%, 1%, 4%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4%। कितना होगा? 4%। भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, और क्या गर्भवती का समुचित देखभाल करना चाहिए, उनमें सभी। तो जो इसका राइट आंसर क्या है? सभी है। बिल्कुल नहीं भूलना, इसका राइट आंसर क्या है? सभी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या है? जनसंख्या विस्फोट का परिमाण क्या हो सकता है? आय में ह्रास हो सकता है, भूमि के ह्रास में हो सकता है, खनिज के ह्रास में, इनमें सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? इनमें से सभी। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त की जाती है। माला डी, माला एन, सहेली, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें प्रयुक्त होने वाली गोली क्या है? सभी है। ये कौन सी? सभी है। अगला क्वेश्चन, ये तो मैं बताया ही, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आप लोगों को बता दिया गया है, सिफलिक होगा। बाबू अब इतना ही, और इसके साथ अब मिलेंगे हम लोग फिजिक्स के वीडियो में और केमिस्ट्री के वीडियो में। आप लोग फोड़ के आइए एग्जाम में। आप लोग को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप बिल्कुल जाइए और बेहतर करके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।